हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सुबीरा स्टडी पॉइंट्स। फ्रेंड्स, आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। और आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, मौर्य अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से पर निर्भर थी, कृषि पर, व्यापार, उद्योग या फिर युद्ध पर। तो जो मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था थी वो निर्भर थी कृषि पर, तो इसलिए हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को दबाने के लिए अंग्रेजों को सहायता प्रदान नहीं की थी? ग्वालियर के सिंधिया, अवध की बेगम हजरत महल, हैदराबाद के निजाम, भोपाल की सिकंदर बेगम। तो 1857 के विद्रोह में जो अवध की बेगम हजरत महल हैं, इन्होंने भाग लिया था। और इसमें ये पूछा गया है कि किसने अंग्रेज़ों को सहायता नहीं की थी। तो इन्होंने विद्रोह किया था 1857 का, मतलब इन्होंने 1857 के विद्रोह में भाग लिया था और इन्होंने अंग्रेज़ों की सहायता नहीं की थी। उसके अलावा जो ग्वालियर के सिंधिया हैं, हैदराबाद के निजाम हैं और भोपाल की सिकंदर बेगम हैं, इन्होंने विद्रोह में भाग नहीं लिया था। इन्होंने या तो विद्रोह में भाग नहीं लिया या तो फिर अंग्रेज़ों को सहायता प्रदान की थी। तो इसके लिए हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। इन्होंने अंग्रेज़ों को सहायता न करके बल्कि विद्रोह में भाग लिया था। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश भारत सरकार ने बंगाल के विभाजन को लागू करने के निर्णय की घोषणा कब की? 7 अगस्त 1905, 19 जुलाई 1905, 16 अक्टूबर 1905 या फिर 1 सितंबर 1905 को। तो यहाँ पर ये बंगाल विभाजन की घोषणा कब हुई थी ये पूछा गया है। तो जब घोषणा के लिए पूछा जाए तो ये बंगाल विभाजन की बात कही गई थी 19 जुलाई 1905 को। और बंगाल विभाजन प्रभावी कब हुआ था? तो ये प्रभावी होता है 16 अक्टूबर 1905। लेकिन इसमें हमें ये बताना है कि बंगाल विभाजन का निर्णय कब लिया गया था, मतलब कब ये कहा गया था कि बंगाल का विभाजन कर दिया जाए। तो इसके लिए हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और जब ये पूछा जाए कि बंगाल का विभाजन हुआ कब था, तो 16 अक्टूबर 1905 को विभाजन प्रभावी होता है। और उस टाइम भारत के जो गवर्नर जनरल हैं वो कौन थे? तो वो थे उस टाइम कर्जन। इसको भी याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है, सारनाथ वह पवित्र स्थान जहाँ भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया, वह निम्नलिखित किस शहर के बहुत नज़दीक स्थित है? मथुरा, अयोध्या, झांसी या फिर वाराणसी। तो जो सारनाथ है ये वाराणसी के नज़दीक है। इसके लिए हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। इसके अलावा जो भगवान बुद्ध हैं, इन्होंने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था, ये भी याद रखेंगे क्योंकि ये भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ पर दिया था। तो इसके लिए हमें सारनाथ याद रखना है। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, वह कौन से कवि और संत हैं जिन्होंने रामायण का एक दूसरा संस्करण रामचरितमानस लिखा है? रविदास, सूरदास, कालिदास या फिर तुलसीदास। तो रामायण का दूसरा संस्करण लिखा हुआ है जो रामायण का दूसरा संस्करण है रामचरितमानस, ये लिखा है तुलसीदास ने। तो ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के पहले या प्रारंभिक चरण जो कि 1885 से 1905 का था, उसको कहा जाता है अंतिम, आरंभिक, उदारवादी या फिर संकटपूर्ण। तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का पहला या प्रारंभिक जो चरण था, जो कि कांग्रेस की जब स्थापना होती है 1885 ईस्वी में, तब से लेकर 1985 तक का टाइम पीरियड माना जाता है, उसको कहते हैं उदारवादी चरण। तो इसके लिए ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने सत्याग्रह सभा की स्थापना में की थी? दिसंबर 1920 और मार्च 1918, फरवरी 1919 या फिर अप्रैल 1921 में। तो महात्मा गांधी ने सत्याग्रह सभा की स्थापना की थी फरवरी 1919 में। और इन्होंने ये जो सभा है, तो जो रॉलेट एक्ट आता है 1919, उसी के विरोध में इन्होंने सत्याग्रह सभा की स्थापना की थी फरवरी 1919 में। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, 1917 का सत्याग्रह महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह था और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में एक बड़ा विद्रोह था। तो मतलब 1917 का जो उन्होंने सत्याग्रह किया था वो कौन सा सत्याग्रह था?
खेड़ा सत्याग्रह, भारत छोड़ो आंदोलन या फिर नागरिक अवज्ञा आंदोलन या चंपारण का सत्याग्रह। तो महात्मा गांधी ने जो 1917 में सत्याग्रह किया था वो था चंपारण सत्याग्रह। और चंपारण बिहार का एक क्षेत्र है जहाँ पर तिनकठिया पद्धति से नील की खेती करवाई जा रही थी। उसी के विरोध में महात्मा गांधी ने राम कुमार शुक्ल जो कि एक किसान थे वहाँ के, उनके कहने पर 1917 में चंपारण सत्याग्रह किया था। तो इसके लिए हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। जबकि खेड़ा सत्याग्रह की बात करें तो ये 1918 में किया था। और जो भारत छोड़ो आंदोलन है ये 1942, सभी को पता होगा। नागरिक अवज्ञा आंदोलन ये 1930 में। तो चंपारण सत्याग्रह 1917 में होता है जो कि महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह था, ये भी याद रखना है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 1866 में भारत के संदर्भ में चर्चा करने और भारतीय कल्याण को बढ़ावा देने के लिए ब्रिटिश सार्वजनिक अधिकारियों को प्रभावित करने के लिए लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का आयोजन किसने किया? दादा भाई नौरोजी, महात्मा गांधी, विपिन चंद्र या फिर जवाहरलाल नेहरू ने। तो ये ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का आयोजन किया था दादा भाई नौरोजी ने। तो ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत में राजनीतिक सुधारों के लिए आंदोलन शुरू करने वाले भारतीय नेता थे? सुब्रमण्य अय्यर, राजा राम मोहन राय, आनंद चार्लू या फिर महात्मा गांधी। तो भारत में राजनीतिक सुधारों के लिए आंदोलन शुरू करने वाले प्रथम भारतीय नेता थे राजा राम मोहन राय। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। फिर है थल समीर कब चलती है? तो जो थल समीर है ये रात के दौरान, दिन के दौरान, पूरे दिन या फिर हफ्ते में एक बार। तो ये चलती हैं रात के दौरान। तो ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। मानस राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो हमारा जो मानस राष्ट्रीय उद्यान है ये असम में स्थित है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? माउंट डायवोलो, दक्षिण अंडमान द्वीप, माउंट थुलियर, मध्य अंडमान द्वीप, माउंट कोयोब, ग्रेट निकोबार या फिर सैडल पीक, उत्तर अंडमान द्वीप पर। तो इसके लिए जो हमारा ऑप्शन है वो डी सही हो जाएगा, क्योंकि जो सैडल पीक है ये उत्तरी अंडमान द्वीप पर स्थित है और ये अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी भी है। तो इसके लिए हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी नदियों के तलछट से बनी होती हैं जिसमें पोटास अधिक लेकिन फास्फोरस कम होता है? तो लेटेराइट मिट्टी, काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, लाल और पीली मिट्टी। तो जो नदियों के तलछट से बनने वाली मिट्टी होती है ये होती है जलोढ़ मिट्टी। तो ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। उसके अलावा और इसमें जो है पोटास अधिक होता है लेकिन फास्फोरस की कमी होती है। और लेटराइट मिट्टी की अगर बात करें तो इसमें बॉक्साइट और एल्यूमिनियम की अधिकता होती है। और जो काली मिट्टी है ये कपास की खेती के लिए काफ़ी लाभदायक होती है। और लाल या पीली मिट्टी की बात करें तो इसमें लोहे की अधिकता पाई जाती है। तो इसके लिए हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। शहर और उसकी विशिष्टताओं का सही मिलान निम्नलिखित में से किनमें किया गया है? मुरादाबाद चमड़ा या कपड़ा के लिए, फिरोजाबाद कांच और कांच के उत्पाद, कानपुर पीतल के बर्तन, वाराणसी हथकरघा और हस्तशिल्प के लिए। तो इसके लिए सही मिलान बताना है तो हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। जो फिरोजाबाद है ये कांच और कांच के उत्पाद के लिए प्रसिद्ध है, सही है। और इसके अलावा जो वाराणसी है ये हथकरघा और हस्तशिल्प के लिए प्रसिद्ध है। तो सेकेंड नंबर और फोर्थ नंबर हमारा सही होगा। तो ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है भारतीय अर्थव्यवस्था का मेरुदंड कौन सा क्षेत्र है? सेवा क्षेत्र, वित्तीय क्षेत्र, पर्यटन क्षेत्र या फिर कृषि क्षेत्र? तो जो भारतीय अर्थव्यवस्था का मेरुदंड है वो है कृषि क्षेत्र, क्योंकि भारत में अभी भी अधिक लोग जो है वो कृषि पर ही निर्भर हैं। तो अर्थव्यवस्था का मेरुदंड कृषि को ही माना जाता है। तो डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा।
एंड अगला क्वेश्चन है, इकोनॉमिक सर्वे किसके द्वारा प्रकाशित होता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, प्लानिंग कमीशन, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस या फिर इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट। तो जो इकोनॉमिक सर्वे है ये प्रकाशित होता है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा। तो ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? 1941, 1940, 1937 या फिर 1935 में। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना होती है 1 अप्रैल 1935 को। कब होती है? 1 अप्रैल 1935। तो इसके लिए ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, प्रदत्त समयावधि में वस्तुओं के निर्यात के मूल्य और आयात के मूल्य के मध्य अंतर को कहा जाता है? तो वस्तुओं के निर्यात के मूल्य और आयात के मूल्य के मध्य का जो अंतर होता है वो कहलाता है व्यापार संतुलन। तो इसके लिए हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, न्यूनतम समर्थन मूल्य द्वारा अनुशंसित होता है, मतलब किसके द्वारा अनुशंसित होता है? भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण, किसान कल्याण सोसाइटी, कृषि लागत और मूल्य आयोग या फिर माप और तौल आयोग। तो जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है ये अनुशासित होता है कृषि लागत और मूल्य आयोग द्वारा। तो इसके लिए हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, उस राष्ट्रपति का नाम बताएं जो संसद में एक बिल वापस करने के लिए राष्ट्रपति की शक्ति का उपयोग करने वाले पहले व्यक्ति थे? जाकिर हुसैन, ज्ञानी जैल सिंह, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इसके लिए हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा ज्ञानी जैल सिंह, जो कि 8वें राष्ट्रपति थे और इन्होंने संसद में बिल वापस करने के लिए राष्ट्रपति शक्ति का उपयोग किया था। मतलब ऐसा करने वाले ये प्रथम व्यक्ति थे और ये भी याद रखेंगे ये 8वें राष्ट्रपति थे, 8वें नंबर के राष्ट्रपति। चलिए अगला क्वेश्चन है, प्रथम भारतीय सामान्य चुनावों को वर्ष में आयोजित किया गया था? 1952-53, 1951 या 52 और 1950-51, 1950 से 52। तो प्रथम भारतीय सामान्य चुनावों को आयोजित किया गया था 1951-52 में। तो ऑप्शन हमारा भी सही हो जाएगा। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है, संविधान का उल्लंघन करने के लिए किसके निष्कासन को महाभियोग की प्रक्रिया से आरंभ किया जाता है? उपराष्ट्रपति को, राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को या फिर सभापति स्पीकर को? तो संविधान का उल्लंघन करने के लिए महाभियोग की प्रक्रिया से निष्कासित किया जाता है राष्ट्रपति को। तो ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। इसके अलावा किस आर्टिकल के तहत निष्कासन किया जाता है, मतलब किस आर्टिकल के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग लाया जाता है? तो आर्टिकल है 61 के तहत और ये संसद के किसी भी सदन में लाया जाता है। और जो महाभियोग की प्रक्रिया है ये कहाँ से लिया गया है? तो ये अमेरिका से लिया गया है, अमेरिका। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य सम्मिलित किए गए थे? तो जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था इसके माध्यम से संविधान में 10 मौलिक कर्तव्य शामिल किए गए थे। मतलब शुरुआत में जो मौलिक कर्तव्य हैं ये 10 लिए गए थे और ये 42वें संविधान संशोधन के तहत, इसके अलावा सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। तो समिति भी याद रखेंगे, कौन सी समिति है? सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। और 10 मौलिक अधिकार लिए गए थे। उसके अलावा जो 11वां मौलिक अधिकार है ये 86वें संविधान संशोधन द्वारा लिया गया था। तो पहले 10 थे और वर्तमान में 11 मौलिक अधिकार हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, किस याचिका के अंतर्गत न्यायालय, अवर न्यायालय या किसी अन्य प्राधिकारी के समक्ष लंबित किसी मामले को उच्चतर प्राधिकारी या न्यायालय में स्थानांतरित करने का आदेश देता है? परमादेश, अधिकार परीक्षा, उत्प्रेषण या फिर निषेध के तहत? तो ये आदेश देता है ये जो आदेश है ये आदेश देता है उत्प्रेषण के तहत। तो इसके लिए हमारा ऑप्शन सी
सही हो जाएगा। उसके बाद अगले क्वेश्चन की अगर बात करें तो निम्नलिखित रोगों में से कौन सा रोग फफूंद के कारण होता है? तुंडिका शोथ, पित्ताशय की पथरी, दिल का दौरा या फिर दाद। तो फफूंद के कारण होने वाला जो रोग है वो है दाद। तो ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या है? पेंटोथेनिक एसिड, बायोटीन, एस्कॉर्बिक एसिड या फिर फॉलिक एसिड। तो जो विटामिन B7 होता है इसका रासायनिक नाम होता है बायोटीन। और उसके अलावा पेंटोथेनिक एसिड की बात करें तो ये विटामिन B5 का रासायनिक नाम है B5 का। और जो फॉलिक एसिड है ये विटामिन B9 का रासायनिक नाम है। और एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन C का रासायनिक नाम है। तो इसके लिए हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा बी नंबर, मतलब B7 का रासायनिक नाम है बायोटीन। अगला क्वेश्चन है मानव शरीर का कौन सा भाग ऑस्टियोपोरोसिस से प्रभावित होता है? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, हृदय या फिर हड्डियां या पैर। तो जो मानव का शरीर है मतलब ऑस्टियोपोरोसिस के कारण प्रभावित होने वाला जो अंग है वो है हड्डियां। तो इसके लिए हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है डाटा बुक भारत में जानवरों, वनस्पतियों और कवकों की दुर्लभ और लुप्तप्राय प्रजातियों के दस्तावेजीकरण के लिए स्थापित एक राजकीय दस्तावेज है। मतलब येलो, वाइट, रेड या फिर ब्लू। तो जो रेड डाटा बुक है वो भारत में जानवरों, वनस्पतियों और कवक की दुर्लभ प्रजातियों के दस्तावेजीकरण के लिए स्थापित एक राजकीय दस्तावेज है। तो इसके लिए हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कोशिकाओं का कौन सा भाग पशु कोशिकाओं में नहीं होता है? केंद्रक, कोशिका द्रव्य, कोशिका भित्ति या फिर कोशिका झिल्ली। तो केंद्रक भी पशुओं में होता है और पौधों दोनों में होता है। उसके अलावा कोशिका द्रव्य भी होता है, जबकि जो कोशिका भित्त है ये पशु कोशिकाओं में नहीं पाई जाती। तो इसके लिए हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और पशु कोशिकाओं में कोशिका भित्त और लवक भी नहीं पाया जाता है, लवक। तो ये दोनों याद रखेंगे कि पशु कोशिकाओं में क्या क्या नहीं पाया जाता, कोशिका भित्त और लवक। तो इसके लिए हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। इरविकुलम राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक, असम, केरल, आंध्र प्रदेश। तो ये राष्ट्रीय उद्यान स्थित है केरला में। इलाहाबाद में इनमें से कौन सा मेला मनाया नहीं जाता है? कुंभ मेला, माघ मेला, अर्ध कुंभ मेला या फिर बैसाख मेला। तो इसमें से जो कुंभ मेला है, माघ मेला है, अर्ध कुंभ मेला है, ये तीनों ही इलाहाबाद में मनाए जाते हैं, जबकि जो बैसाख मेला है ये इलाहाबाद में नहीं मनाया जाता। तो ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। फयाज खान द्वारा स्थापित रंगीला घराना किस स्थान पर स्थित है? मथुरा, कानपुर, आगरा या फिर लखनऊ में। तो फयाज खान द्वारा जो स्थापित है रंगीला घराना ये स्थित है आगरा में। हरीश चंद्र अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? लखनऊ, वाराणसी, प्रतापगढ़ या फिर इलाहाबाद में। तो जो हरीश चंद्र अनुसंधान संस्थान है ये स्थित है इलाहाबाद। इनमें से कौन सी मुख्य एजेंसियों में से एक नहीं है जो उत्तर प्रदेश में भारी मात्रा में अनाज भंडारण में शामिल है? तो FCI, FDI, SWC या फिर CWC। तो इसके लिए हमारा जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा FDI, क्योंकि जो FDI है ये अनाज भंडारण में शामिल नहीं है बल्कि ये विदेशी निवेश से संबंधित होता है। तो इसके लिए हमारा जो ऑप्शन है वो बी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उत्तर प्रदेश की महत्वपूर्ण अनाज फसलों के नाम का उल्लेख करता है? गेहूँ, चावल, गेहूँ, जमीन, अखरोट, जौ और मक्का। चावल, गेहूँ, बाजरा, जौ और मक्का। चावल, गेहूँ, बाजरा, जौ और ज्वार। चावल, गेहूँ, बाजरा और मक्का। तो उत्तर प्रदेश की प्रमुख फसलों में से चावल, गेहूँ, बाजरा और मक्का आते हैं। तो इसके लिए हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा।
भारतीय अर्थव्यवस्था का मेरुदंड कौन सा क्षेत्र है? तो अभी ये क्वेश्चन पीछे भी आया था, तो इसके लिए जो हमारा ऑप्शन है वो कृषि क्षेत्र सही हो जाएगा, क्योंकि भारतीय अर्थव्यवस्था का मेरुदंड कृषि क्षेत्र को माना जाता है। सिंगापुर की मुद्रा कौन सी है? सिंगापुर स्टर्लिंग, सिंगापुर डॉलर, सिंगापुर रुपया या फिर सिंगापुर येन। तो सिंगापुर की जो मुद्रा है वो हो जाएगी सिंगापुर येन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा दिन केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ के स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है? 14 अप्रैल, 14 जुलाई, 8 मार्च या फिर 27 जुलाई को। तो इसके लिए जो हमारा ऑप्शन है सही हो जाएगा 27 जुलाई को। मतलब जो सीआरपीएफ का स्थापना दिवस है ये 27 जुलाई को मनाया जाता है, और ये स्टार्ट हुआ था, मतलब इसकी स्थापना हुई थी सीआरपीएफ की 27 जुलाई 1949 को। तो ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, योग का वर्णन निम्नलिखित में से किस वेद में किया गया है? सामवेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद या फिर यजुर्वेद में। तो योग का वर्णन मिलता है ऋग्वेद से। अगला क्वेश्चन, अंतरिक्ष में प्रथम पुष्पित पुष्प है? जीनिया, अर्नाल्डी या फिर रेफ्लिशिया या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो अंतरिक्ष में प्रथम पुष्पित जो पुष्प है वो है जीनिया, और ये कब पुष्पित किया गया था? ये किया गया था 2016 में। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहकर संबोधित करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? सरदार पटेल, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस या फिर लाला लाजपत राय। तो महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहकर संबोधित करने वाले पहले व्यक्ति थे सुभाष चंद्र बोस। पोटला पैलेस जो कि एक 7 मंजिला भवन है, किससे संबंधित है? जोधपुर के महाराणा, दलाई लामा, हिमाचल प्रदेश के राजा वीरभद्र या फिर बाजीराव मस्तानी से। तो जो पोटला पैलेस है ये संबंधित है दलाई लामा से, जो कि तिब्बत की राजधानी लासा में स्थित है। दलाई लामा से संबंधित है। तो ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। अनुभवी स्वतंत्रता सेनानी, लेखक और शिक्षाविद के.एम. मुंशी ने निम्नलिखित में से किस संगठन की स्थापना की थी? थियोसॉफिकल सोसाइटी, भारतीय विद्या भवन, भारतीय सांख्यिकी संस्थान या फिर इंडियन स्कूल ऑफ माइंस। तो जो अनुभवी स्वतंत्रता सेनानी, लेखक और शिक्षाविद के.एम. मुंशी हैं, इन्होंने स्थापना की थी भारतीय विद्या भवन की। तो ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। उसके बाद मेगस्थनीज, जिन्होंने भारत के बारे में प्रसिद्ध ग्रंथ इंडिका लिखी है, वह मूल रूप से किस देश के थे? मतलब जो मेगस्थनीज हैं ये किस देश से आए थे? तो ये थे ग्रीस के। और ये भारत कब आते हैं? ये भारत आए थे चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से राष्ट्रीय नेता पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक हैं? जीवी जोशी, गोपाल कृष्ण गोखले, दादा भाई नौरोजी या फिर जी सुब्रमण्य अय्यर। तो पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया जो पुस्तक है वो लिखी हुई है दादा भाई नौरोजी ने। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन, भारत के इन पड़ोसी देशों में से कौन सा देश गलत तरीके से अपने राष्ट्रीय खेल से मेल खाता है? अफगानिस्तान, बुचकाशी, बांग्लादेश क्रिकेट, भूटान तीरंदाजी, नेपाल वॉलीबॉल। तो इसमें से जो बांग्लादेश है इसका राष्ट्रीय खेल है कबड्डी। क्या है? कबड्डी। तो जो हमारा ऑप्शन है वो बी ही सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें पूछा है कौन सा गलत तरीके से राष्ट्रीय खेल से मेल खाता है। बाकी जो सभी हैं, अफगानिस्तान का राष्ट्रीय खेल है बुचकाशी, भूटान का तीरंदाजी, नेपाल का वॉलीबॉल और बांग्लादेश का है कबड्डी। तो ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। भारतीय फुटबॉल टीम के कप्तान
अर्जेंटीना के लियोनेल मेसी के साथ सक्रिय खिलाड़ियों के बीच सर्वाधिक गोल करने वाले दूसरे अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हैं? सुब्रत पाल, सुनील छेत्री, बाईचुंग भूटिया या फिर गुरप्रीत सिंह। तो इसके लिए जो हमारा ऑप्शन है सही हो जाएगा बी, सुनील छेत्री। डीआरडीओ द्वारा विकसित निम्नलिखित में से कौन सी मिसाइल हवा से हवा में मार करने वाली एक मिसाइल है? तो हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल है अस्त्र। और अगला क्वेश्चन है, भारतीय सशस्त्र सेनाओं द्वारा पाकिस्तान से हाजी पीर की लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई थी? 1947, 1962, 1965 या फिर 1971। तो भारतीय सशस्त्र सेनाओं द्वारा पाकिस्तान से हाजी पीर की लड़ाई ये लड़ी गई थी 1965 ईस्वी में। ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड, ये कुछ जीके से संबंधित क्वेश्चन थे। आशा करती हूँ आप सभी को अच्छे से समझ में आए होंगे और आप लोग इनकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए। इसके अलावा अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर लें। एंड बाय बाय एंड टेक केयर।